हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्यामसूर पटेल, आप लोगों का कोर्स टीचर। मैं आप लोगों को पीपी 311 जिसमें कि हम डिसीज ऑफ फील्ड एंड हार्टिकल्चर क्रॉप फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसपे कि हम केवल फील्ड क्रॉप का डिसीज पढ़ेंगे। तो ये यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है, डिसीज ऑफ मेज। मेज में जो कुछ डिसीज अभी बच गई थी तो उसको हम पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 8 है। तो इस पे हम मेज का 2 डिसीज पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला आता है बंडल लीफ एंड सीड ब्लाइट। और तो सबसे पहले हम इस पे देखेंगे कि आज के लेक्चर का हमारा आउटलाइन क्या है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन टू मेज डिसीज देखेंगे। उसके बाद इसका आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्या है आज के लेक्चर का। इसके बाद जो हम मेज का दो डिसीज पढ़ेंगे, उसमें बंडल लीफ एंड सीड ब्लाइट, और दूसरा है ब्लाइट डिसीज पढ़ेंगे जो मेज में लगती है। इसके बाद हम देखेंगे कि आज के लेक्चर का आज के एक्सरसाइज क्या है, क्या क्या हम एक्सरसाइज देंगे। इसके बाद आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम क्या है। इसके बाद रिसर्च स्कोप क्या है, और आज के लेक्चर का हम रेफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राइस के डिसीज का इंट्रोडक्शन क्या है। तो इंट्रोडक्शन टू राइस डिसीज। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इसमें बहुत ज्यादा डिसीज लगता है, जो कि वायरस के द्वारा होता है, या बैक्टीरिया के द्वारा होता है, या निमेटोड के द्वारा होता है, या फंगस के द्वारा होता है। तो इस पे आज हम 2 डिसीज पढ़ेंगे। पहला डिसीज है बंडल लीफ एंड सीड ब्लाइट, और दूसरा डिसीज है मेज ब्लाइट। ठीक है, तो इसमें तो इन नॉर्मली माइनर डिसीज होती है, कई कई जगह पे मेजर डिसीज होती हैं। तो ये भी बहुत अधिक मात्रा में मेज के पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे मेज का यील्ड कम हो जाता है। तो जो इसके बाद आज के लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले टू स्टडी दी वेरियस डिसीज ऑफ मेज, मतलब मेज में जितना भी डिसीज लगता है, मतलब आज हम 2 डिसीज पढ़ेंगे तो उसके बारे में पूरा अध्ययन करना। इसके बाद डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजन। तो हम पैथोजन को कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कैसे हम डिटेक्शन करेंगे कि ये डिसीज वायरस से लग रही है, कि बैक्टीरिया से लग रही है, कि फंगस से हो रही है, कि निमेटोड से हो रही है, या तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को नहीं है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम हर डिसीज का डिसीज साइकिल पढ़ेंगे, कैसे प्राइमरी इनोकुलम होता है, कैसे पहले प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, कैसे सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। इसके बाद हम इस डिसीज को कैसे मैनेजमेंट कर लेंगे, हम उसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्या है। तो इकोनॉमिक जैसा कि हम बता ही चुके हैं, तो मेज क्रॉप जो होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप होती है। इसमें लगभग 30 से 25 से जो 40% जो क्रॉप का नुकसान होता है वो यील्ड के द्वारा होता है। तो यदि हम डिसीज को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो फार्मर का यील्ड ज्यादा होगा, वो ज्यादा हार्वेस्ट करेंगे। ज्यादा हार्वेस्ट करने की वजह से वो उनके पास सेल करने के लिए ज्यादा मात्रा में मेज रहेगा, तो उनको ज्यादा अर्निंग होगा। ज्यादा अर्निंग होने की वजह से उनका सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा होगा। तो इनकम ज्यादा होगी तो जो फार्मर का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये डिसीज बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है। तो इन्हीं 2 डिसीज का आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहला डिसीज है बंडल लीफ एंड सीड ब्लाइट, जो कि फंगस के द्वारा होती है, जो कि राइजोक्टोनिया सोलानी के द्वारा होती है। तो इसका जो परफेक्ट स्टेज होता है टेनरोफोरस ससाकी होता है। तो हमने पहले भी बता दिया था कि जो परफेक्ट स्टेज और इम्परफेक्ट स्टेज क्या होती है, या सेक्सुअल स्टेज और एसेक्सुअल स्टेज क्या होती है। तो इसके बारे में हम आज फिर से बता देते हैं। तो ऐसे फंगस जिसमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, उसको हम सबसे पहले जो आइंसवर्थ का 1971 का जो क्लासिफिकेशन था, उसमें उन्होंने उसको ड्यूट्रोमाइकोटिना के अंदर रखा था। ड्यूट्रोमाइकोटिना में केवल वही पैथोजन रखे गए थे, या वही फंगस रखे गए थे जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया गया था। परंतु बाद में बहुत सारे साइंटिस्टों ने उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खोज लिया, तो उनको फिर एस्कोमाइकोटिना और बेसिडियोमाइकोटिना में वो उसमें अब उसको इंक्लूड करते रहते हैं। तो उनको हम एस्कोमाइकोटिना और बेसिडियोमाइकोटिना में हम उनको कौन से जो एस्कोमाइकोटिना में आते हैं उसको हम एस्कोमाइकोटिना में रखते हैं, जो बेसिडियोमाइकोटिना में आते हैं उनको बेसिडियोमाइकोटिना में रखते हैं। तो इन्हीं को जो इसके बाद आता है कि परफेक्ट स्टेज और इम्परफेक्ट स्टेज क्या होती है। तो इम्परफेक्ट स्टेज को हम एसेक्सुअल स्टेज को ही हम इम्परफेक्ट स्टेज कहते हैं,
और जो सेक्सुअल स्टेज या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस फंगस में होता है उनको हम परफेक्ट स्टेज कहते हैं। तो नॉर्मली हर फंगस में सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो दोनों स्टेज अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो जो बंडल लीफ और सीड ब्लाइट होता है, तो जो राइजोक्टोनिया सोलानी होता है वो इम्परफेक्ट स्टेज होती है इसके, और जो थिनेरोफोरस सासाकी होता है जो परफेक्ट स्टेज होती है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राइजोक्टोनिया है उसका परफेक्ट स्टेज वाला जीनस कौन सा है, तो जो राइजोक्टोनिया उसका परफेक्ट स्टेज वाला जीनस थिनेरोफोरस सासाकी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका सिम्टम क्या है। तो इसके सिम्टम के लिए, सिम्टम से पहले हम इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट देखेंगे। तो जो बंडल लीफ और सीड ब्लाइट डिसीज होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है। ये लगभग इंडिया में जहाँ जहाँ पे भी मेज ग्रो होता है वहाँ पे डिसीज लगती है। तो इसमें लीफ और सीथ दोनों में ये डिसीज होती है, और उसमें पहले तो स्मॉल स्पॉट बनता है, उसके बाद जब बहुत सारे स्पॉट इकट्ठा हो जाते हैं तो ब्लाइट का कंडीशन उत्पन्न कर देते हैं। तो इससे लगभग 20 से 30% जो क्रॉप की यील्ड का नुकसान होता है वो बंडल लीफ और सीथ ब्लाइट की वजह से होता है। इसके बाद जो इसका सिम्टम होता है, तो इसका सिम्टम में जो लार्ज डिस्कलर्ड एरिया अल्टरनेटिंग विद इरेगुलर डार्क बैंडेड बैंड्स आर टिपिकल सिम्टम ऑफ द डिसीज। इसका मतलब होता है कि लार्ज जो इरेगुलर डार्क स्पॉट लीफ में या सीथ में बन जाता है जो कि इरेगुलर होता है, और ये बहुत टिपिकल सिम्टम होता है डिसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके बाद जब सीवियर इन्फेक्शन होता है तो इसमें जो लीफ सीथ होता है उसमें ब्लॉचिंग हो जाता है, यहाँ तक कि लीफ में भी ब्लॉचिंग हो जाता है। तो सबसे पहले लीफ में ब्राउन कलर का स्पॉट बनता है, फिर स्पॉट अपनी साइज को इंक्रीज करता है, फिर इसका जो मार्जिन होता है वो ब्लैकिश कलर का रहता है। क्योंकि इसका मार्जिन जो ब्लैकिश कलर का रहता है, तो जब बहुत सारा स्पॉट इकट्ठा हो जाता है तो ये पूरी की पूरी पत्ती में कवर कर लेता है, पूरी पत्ती सड़ी हुई लगने लग जाती है, तो ब्लाइट का कंडीशन आ जाता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो जो ए सिम्टम होता है, ब्लाइट सिम्टम होता है या फिर ब्लॉचिंग सिम्टम होता है, वो सिल्क में भी आ जाता है, ग्लोब में भी आ जाता है, यहाँ तक कि कर्नल में भी आ जाता है। इसके बाद डिसीज जनरली यदि प्री प्रॉब्लम स्टेज में अपीयर होती है तो उस समय बहुत अधिक मात्रा में नुकसान हो जाता है। तो सिम्टम जो होता है वो स्टार्क में भी कई बार रहता है, और जो इंटरनोड होते हैं कई बार जब सिम्टम इंटरनोड में आ जाता है तो इंटरनोड ब्रेक हो जाते हैं, पूरा पूरा पौधा नीचे गिर जाता है। तो ये बहुत टिपिकल सिम्टम होता है बंडल लीफ और सीड ब्लाइट का। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो फोटोग्राफ दिया गया है, तो इसमें जो स्टार्क में एक ब्लाइट सिम्टम आता है, पहले तो ब्राउनिश कलर का छोटा सा स्पॉट बनता है, फिर पूरा वो स्टार्क को कवर कर लेता है, और जब कभी इंटरनोड पे लग जाता है तो इंटरनोड भी सड़ जाता है। इंटरनोड के सड़ने की वजह से जो ऊपर का पौधा होता है वो नीचे की तरफ कोलैप्स हो जाता है। तो इसका एक टिपिकल सिम्टम है बंडल लीफ और सीथ ब्लाइट का। इसके बाद देखते हैं कि इसका सर्वाइवल कैसे होता है। तो जो फंगस होता है नॉर्मली जो बीड होस्ट होते हैं या फिर जो इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रिस होता है, जो प्लांट का पार्ट गिर जाता है, नीचे गिर जाता है इन्फेक्शन के बाद, उस पे लंबे समय तक ये सर्वाइव करता है, वहीं से प्राइमरी इनोकुलम का कार्य करते हैं। इसके बाद जब जैसे ही हम मैच की सोइंग करते हैं तो जो इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रिस में जो स्पोर डॉर्मेंट स्पोर पड़े हुए रहते हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं और वो पूरे नए पौधों को इन्फेक्ट कर लेते हैं, और इससे तो प्राइमरी इनोकुलम का जो कार्य होता है, तो जो बीड में जो इन्फेक्टेड स्पोर रहते हैं या डॉर्मेंट स्पोर रहते हैं वो प्राइमरी इनोकुलम का कार्य करते हैं। इसके बाद जो इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन ही मेनली डिसीज को फैलाने का कार्य करता है। तो जो एयरबर्न कोनिडिया होते हैं वो सेकेंडरी इन्फेक्शन का कार्य करते हैं। तो जो राइजोक्टोनिया सोलानी होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज है, ये बहुत सारी क्रॉप में रोग उत्पन्न करता है। इसके बाद देखते हैं कि इसका फेवरेबल कंडीशन क्या होता है। तो इसकी फेवरेबल कंडीशन के लिए जब टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ह्यूमिडिटी 70 से 80% होती है, और उस टाइम पे यदि पानी गिर जाता है, मॉइस्ट कंडीशन होती है,
और क्लाउडी वेदर होता है तो इस टाइम पे डिसीज लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद इसका जो लाइफ साइकिल होता है तो कैसे चलता है, तो लाइफ साइकिल के लिए जो इन्फेक्टेड वीड होते हैं या फिर इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस होते हैं जो पड़े हुए रहते हैं वो प्राइमरी इनोकुलम का कार्य करते हैं। उसी से इनिशियल इनोकुलम इनिशियल सिम्टम या इनिशियल इन्फेक्शन होता है मेज के पौधे में, और इसके बाद वो पूरा फिर से उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बहुत सारा स्पोर बनता है। बहुत सारा स्पोर बनने की वजह से वो बहुत अधिक पूरे फील्ड में ही ये डिसीज फैल जाती है और बहुत अधिक मात्रा में पौधों को नुकसान पहुंचता है और यील्ड कम हो जाती है। फिर लास्ट में आता है इसका हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो इसके मैनेजमेंट करने के लिए हम पहले तो हम सीड लेते हैं तो इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, और हमको सीड को सीड ट्रीटमेंट देना चाहिए, या तो हम थायरम से या कार्बेंडाजिम @ 3 ग्राम पर केजी से हम यदि सीड ट्रीटमेंट दे देते हैं तो इससे भी ये डिसीज कंट्रोल हो जाती है। या तो हम क्लीन कल्टीवेशन कर लेते हैं, तो क्लीन कल्टीवेशन के लिए हमको जो वहाँ पे जो स्टबल पड़े हुए रहते हैं उसको इकट्ठा करके हमको बर्न कर देना चाहिए, या फिर हमको समर में यदि हम डीप फ्लोइंग कर देते हैं तो इससे भी ये डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद जो यदि हम कार्बेंडाजिम या प्रोपिकोनाजोल @ 0.1% स्प्रे कर देते हैं तो इससे भी ये डिसीज कंट्रोल हो जाती है। या तो हम रेजिस्टेंट वैरायटी भी ग्रो करते हैं जो कि बेंटेड लीफ और सीड वैरायटी के लिए रेजिस्टेंट होती है, तो उससे भी उसमें ये डिसीज नहीं लगता है और वो अच्छा हमको यील्ड मिलता है। इसके बाद दूसरा डिसीज आता है लीफ ब्लाइट। तो जो लीफ ब्लाइट होती है वो भी फंगस के द्वारा होती है, तो इसको हम टर्किकम लीफ ब्लाइट भी कहते हैं जो कि हेल्मिंथोस्पुरियम टर्किकम के द्वारा होती है। इसका सिनोनिम जो होता है हेल्मिंथोस्पुरियम मेडिस भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है लीफ ब्लाइट मेज में, तो क्योंकि हेल्मिंथोस्पुरियम मेडिस या डेसलेरा मेडिस भी इसका सिनोनिम रहता है। तो यदि हम अमेरिकन कंट्री में या जो अमेरिकन कंटिनेंट है वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। फिर इसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है तो ये वर्ल्ड वाइड डिसीज है, लगभग हर देश में पाई जाती है। इंडिया में जैसे कि आंध्र प्रदेश में वारंगल डिस्ट्रिक्ट हो गया, करीमनगर, मेडक, निजामाबाद, आदिलाबाद और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में डिसीज लगती है और वहाँ का पूरा क्रॉप जो मेज का लगता है वो पूरा क्रॉप लीफ ब्लाइट की डिसीज की वजह से खत्म हो जाता है। और वहाँ का पूरा जैसे 30 से 40% जो यील्ड का नुकसान होता है वो लीफ ब्लाइट की डिसीज के द्वारा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका टिपिकल सिम्टम क्या होता है। तो डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग इलिप्टिकल ग्रेइश ग्रीन और 10 लेशन ऑन द लीव्स मेजरिंग 2.5 to 25 centimeter in length and up to 4 centimeter in width. The fungus affect the maize plant at a young stage. Then small yellowish round to oval spot are seen on the leaves, and the spot gradually increase in area into bigger elliptical spot and are straight to grayish brown color in the center with dark brown margin. तो जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा इस फोटोग्राफ में कि इलिप्टिकल ग्रेइश ग्रीन कलर का या 10 लेशन यहाँ पे लीफ में प्रोड्यूस हो जाता है, जो धीरे धीरे इनलार्ज हो जाता है और पूरी पत्ती को कवर कर लेता है। शुरू में जो इलिप्टिकल ग्रेइश लेशन होता है, ग्रेइश लेशन जो होता है वो 2.5 to 25 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसके बाद जो फंगस है कई बार जब मेज के यंग प्लांट को इफेक्ट करता है तो उसमें स्मॉल येलोइश राउंड टू ओवल कलर का जो स्पॉट बनता है उसको हम पत्ती में आसानी से देख सकते हैं। जो स्पॉट बनता है ये धीरे धीरे ये अपनी साइज में बड़ा करता है और बड़ा होने के साइज में जब बड़ा हो जाता है तो लगभग पूरी की पूरी पत्ती को कवर कर लेता है और अल्टीमेटली जो पत्ती होती है वो सूख जाती है। जो ये बड़ा सा इलिप्टिकल स्पॉट बनता है तो इसमें जो सेंटर होता है डार्क ब्राउन कलर का होता है, ग्रेस ब्राउन सेंटर होता है और जो उसका मार्जिन होती है ब्राउन कलर की होती है। जैसे आपको यहाँ को दिख रहा होगा जो मार्जिन है ब्राउन कलर की है, जो सेंटर है ग्रेस येलो कलर का होता है।
जब ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है तो लीफ में नेक्रोटिक सिम्टम भी आ जाता है और अल्टीमेटली जो लीफ होती है वो मर जाती हैं। और कई बार जो लेसन होता है तो हस्क में भी आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका पैथोजन कैसा रहता है। तो इसके पैथोजन के लिए जो कोनिडियोफोर होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, जेनिकुलेट होते हैं और वो डार्क ब्राउन पेल ब्राउन कलर के होते हैं। जो कोनिडिया होते हैं वो कर्व फ्यूजीफार्म या पेल टू गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं, जिनमें 5 से 11 सीडोसिप्टा पाए जाते हैं। तो सीडोसिप्टा का मतलब होता है कि उसमें सिप्टा टाइप के रहते हैं, कंप्लीट सिप्टा ना होके वो थोड़ा सा कम रहते हैं, इसलिए हम उनको सीडोसिप्टा कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डिसीज साइकिल क्या होता है। तो इसके डिसीज साइकिल के लिए जो फंगस होते हैं वो प्लांट डिब्रिस में या सीड में या कोलेटरल होस्ट में सर्वाइव करते हैं। और जो फंगस होता है ये एक्सटर्नली सीड बर्न होता है। एक्सटर्नली सीड बर्न एक्सटर्नली सीड बर्न का मतलब होता है कि जो फंगस होता है सीड के ऊपर ही लगा हुआ रहता है। यदि हम सीड ट्रीटमेंट दे देते हैं तो बड़ी आसानी से सीड डिसीज फ्री हो जाते हैं। यदि हम इन्फेक्टेड सीड को यदि हम सोइंग कर देते हैं तो प्लांट पहले से ही या उनमें जो लीफ ब्लाइट का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं या हो जाता है। या फिर इन्फेक्टेड जो प्लांट डेब्रिस होता है या कोलेटरल होस्ट में जो कोनिडिया या कोनिडिया पड़े हुए रहते हैं, जो डॉर्मेंट होते हैं, वो जर्मिनेट होते हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाती है और न्यू क्रॉप मेज का आ जाता है तो उनमें वो इन्फेक्शन कर लेते हैं और उसका मेज का जो यील्ड होता है वो बहुत कम हो जाता है। कई बार जैसे कि कोलेटरल होस्ट होते हैं, जैसे कि सूडान ग्रास हो गया, जॉनसन ग्रास हो गया, सोरगम, व्हीट, बार्ली, ओट, शुगर केन और तो इनमें सूडान ग्रास में या फिर इन पौधों में जो स्पोर होता है वो बहुत लंबे समय तक वो सरवाइव कर लेता है। यहाँ तक कि जो ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम या काउपी होते हैं उनमें भी इन्फेक्शन होता है। और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो विंड बर्न या एयर बर्न कोनिडिया के द्वारा होता है। इसका जो फेवरेबल कंडीशन होता है तो इसकी फेवरेबल कंडीशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर कोनिडिया जर्मिनेशन के लिए होना चाहिए वो 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और उस टाइम पे यदि वाटर मिल जाता है लीफ में तो उस टाइम पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और तो इसका इन्फेक्शन जब टेम्परेचर 19 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड और वेट सीजन होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70 से 80% होती है तो उस टाइम पे इन्फेक्शन बहुत जल्दी और बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, वो पौधों को बहुत अधिक यील्ड का नुकसान होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो इसके मैनेजमेंट के लिए हम पहले तो क्लीन कल्टीवेशन करेंगे या फिर जो हम सीड सोइंग क्ले लाएंगे वो इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए। समर में यदि हम डीप प्लोइंग कर देते हैं या फिर इसके जो अल्टरनेट होस्ट होते हैं जैसे सूडान ग्रास हो गया, सोरगम हो गया या फिर ग्रीन ग्राम या ओट, शुगर केन या बीट या जॉनसन ग्रास हो गया, हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ऑफ सीजन में तो तब भी ये डिसीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर यदि हम रेजिस्टेंट वैरायटी को करते हैं जैसे कि DHM1 हो गया, यदि हम DHM1 वैरायटी को ग्रो करते हैं तो वो भी लीफ ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट होती है और उनमें लीफ ब्लाइट डिसीज नहीं लगती है। यदि हम सीड ट्रीटमेंट देते हैं कैप्टान के द्वारा या थायरम के द्वारा 4 ग्राम पर केजी तो इससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाती है। या फिर हम ट्राइकोडर्मा विरिडी या सीडोमोनास से यदि हम सीड ट्रीटमेंट देते हैं 10 ग्राम पर केजी तो इससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाती है। या फिर यदि हम मैंकोजेब @0.25% स्प्रे कर देते हैं फील्ड कंडीशन में तो इससे भी ये डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा हम यदि इसका प्लांटिंग टाइम हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो इससे भी ये डिसीज कंट्रोल हो जाती है। या हमको जो यदि हम मेज में इरिगेशन दे देते हैं तो इरिगेशन को भी हम यदि प्रॉपर शेड्यूल करते हैं तब भी इस चीज को हम स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। तो आज हमने मेज का 2 डिसीज पढ़ा। पहला डिसीज हमने पढ़ा बेंडेड लीफ एंड सीड ब्लाइट जो कि राइजोटोनिया सोलानी के द्वारा होता है। इसके बाद हम दूसरा डिसीज पढ़े हैं
लीफ ब्लाइट जो कि हेलमिंथोस्पोरियम टर्किकम या हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस के द्वारा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज है, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद जैसे कि जो बेंडेड लीफ एंड सीड ब्लाइट होता है, तो बेंडेड लीफ एंड सीड ब्लाइट का जो मेन सिम्टम आता है, तो मेन सिम्टम जो होता है उसमें इरेगुलर डार्क बैंड बनते हैं लीफ में या फिर लीफ सीट में बनते हैं। कई बार मेज का जो इंटरनोड होता है उसको भी इन्फेक्ट करते हैं, क्योंकि यदि वो इंटरनोड को इन्फेक्ट कर लेते हैं तो पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है और कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है। इसके बाद जो लीफ ब्लाइट होता है, तो लीफ ब्लाइट में इलिप्टिकल शेप के स्पॉट बनते हैं, जो कि उसमें जो सेंटर होता है वो ग्रे कलर का होता है और जो उसका मार्जिन होता है ब्राउन कलर का होता है। फिर ये जो पहले तो छोटे छोटे स्पॉट बनते हैं, फिर ये स्पॉट एक साथ इकट्ठा होकर ब्लाइट पूरे पत्ती को कवर कर लेते हैं, पूरा पत्ती ब्लैक हो जाता है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है और अल्टीमेटली पूरा पौधा सूख जाता है। तो ये इन दोनों के डिसीज का मेन सिम्टम था, जो मैंने दोबारा बता दिया। इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज देंगे कि आप मेज के फील्ड में जाइए, सैंपल कलेक्ट करिए और वहां से आप स्पेसिमेन बनाइए, और जब आप कॉलेज आइए तो सैंपल को लेके आइएगा। और यदि आप कॉलेज आएंगे, यदि उस समय मेज का क्रॉप लगा हुआ है, तो हम आपकी विजिट कराएंगे और वहां से सैंपल ला के हम आइसोलेट करवाएंगे कि कौन सा हेलमिंथोस्पोरियम लीफ ब्लाइट है और कौन सा बेंडल लीफ एंड सीड ब्लाइट है। ठीक है, तो पैथोजन को आइसोलेट कैसे करते हैं सब हम बताएंगे, या फिर हम एक्सरसाइज देंगे। आप लोग गूगल करके पता करिए और ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आज के लेक्चर का जो लर्निंग आउटकम है, तो आज हमने दोनों डिसीज का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ज्यादा है, कैसे लगभग 20 से 30% जो मेज की क्रॉप का जो नुकसान होता है दोनों डिसीज के द्वारा होता है। फिर हम इन डिसीज को कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं इसको भी हमने बता दिया, और इसको हम मैनेज कैसे करते हैं ये भी हमने आज जान लिया। इसके बाद आज के टॉपिक का जो रिसर्च स्कोप है, तो हमको इको फ्रेंडली मैनेजमेंट प्रैक्टिस से डेवलप करनी चाहिए, जिसपे कि जैसे कि ट्राइकोडर्मा का सुटेबल स्ट्रेन खोजना चाहिए जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल का कार्य कर सके। इसके बाद हमको पैथोजन को आइसोलेट करना चाहिए, जिसकी वजह से तो जैसे पैथोजन के बहुत सारे आइसोलेट होते हैं, तो कौन सा आइसोलेट बहुत वायलेंट है उसको हमको जानना चाहिए। इसके अलावा जो बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो हमको बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट को एक्सट्रैक्ट करके हमको पॉइजन फूड टेक्निक के द्वारा ये जानना, ये रिसर्च स्कोप है कि हम पॉइजन फूड टेक्निक के द्वारा जाने कि कौन सा बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट फंगस को अच्छे से कंट्रोल करता है। तो ये आज के लेक्चर का ये रेफरेंस है। तो इस लेक्चर में आपको यदि कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी होती है या प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।